हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीस्टोन लाइफ साइंसेज। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लाइसोसोम्स के बारे में बात की। वहाँ पे लाइसोसोम के फंक्शन के बारे में बात किया और मैंने आपको बताया कि लाइसोसोम्स में बहुत सारे एसिड हाइड्रोलेजेस पाए जाते हैं या फिर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं, जैसे कि न्यूक्लियस, प्रोटीएज, फॉस्फेटेज। बहुत सारे एंजाइम्स वहाँ पे पाए जाते हैं जो कि एसिडिक पीएच पे अपना फंक्शन गेन करते हैं। मतलब उनको फंक्शनल होने के लिए जो मीडियम का पीएच होना चाहिए वो एसिडिक होना चाहिए, और लाइसोसोम का पीएच एसिडिक होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वी टाइप प्रोटॉन पंप। ठीक है, ये सारी बातें हमने लास्ट लेक्चर में किया। ठीक, फिर अब बात आती है कि जो एसिड हाइड्रोलेजेज लाइसोसोम के ल्यूमेन में पाए जाते हैं वो वहां तक पहुंचते कैसे हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो लाइसोसोम है वो इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का ही पार्ट है। ठीक है, और मैंने आपको ये भी बताया कि जितनी भी प्रोटीन्स इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के लिए सिंथेसाइज होती हैं, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं, सिक्रेटरी प्रोटीन्स होती हैं, वो सारी की सारी सिंथेसाइज होती हैं कहाँ पे, ER बाउंड राइबोसोम्स। ठीक है, तो जो लाइसोसोमल प्रोटीन्स होगी या जो लाइसोसोमल हाइड्रोलेजेज हैं, लाइसोसोमल हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो हैं, वो भी कहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं, ER बाउंड राइबोसोम पे सिंथेसाइज होते हैं। मतलब प्रोटीन की सिंथेसिस कहाँ होगी, ER में होगी, ER की मेम्ब्रेन पे होगी, या फिर हम कहें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होगी। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद कहाँ पहुंचेगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन में पहुंचेगी। ठीक, ल्यूमेन में एज यूजुअल इसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और प्रोसेसिंग के दौरान क्या क्या होगा, एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन होगा। ठीक है, एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन होगा। ठीक, दूसरा यहां पे क्या हुआ होगा, डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन, अगर जरूरत है तो डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ होगा, और प्रोटीन की प्रॉपर फोल्डिंग हुई होगी। प्रोटीन फोल्डिंग, इतना काम कहाँ पे हुआ होगा, इतना काम हुआ होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन में। ठीक है, एनलिंक ग्लाइकोसाइलेशन हो गया होगा, डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन, और प्रोटीन की प्रॉपर फोल्डिंग भी कहाँ पे हो गई होगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन में। ठीक, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, जैसे नॉर्मल सिक्रेटरी प्रोटीन्स और मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की प्रोसेसिंग होती थी, बिल्कुल वैसे ही लाइसोसोमल प्रोटीन्स की भी प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है। ठीक है, अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जैसे ही ये सारी प्रोसेसिंग कंप्लीट हुई, प्रोटीन कहाँ पे भेजी जाती है, मैंने आपको बताया था, सबसे पहले भेजी जाएगी गाल्जी बॉडी में, और गाल्जी बॉडी में एंट्री कहाँ से मारेगी, वहां से करेगी ये सिस गाल्जी नेटवर्क, सीजीएन से एंट्री करेगी। ठीक है, सीजीएन में पहुंची और सिस गाल्गी में पहुंची। जब प्रोटीन सिस गाल्गी नेटवर्क से कहाँ पहुंच जाएगी, सिस गाल्जी में पहुंच जाएगी। ठीक, अब सिस गाल्जी में पहुंची, जैसे ही प्रोटीन सिस गाल्जी में पहुंची, इनका फिर से फर्दर मॉडिफिकेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, तो मेन मॉडिफिकेशन कहाँ पे होगा लाइसोसोमल प्रोटीन का, पहले तो नॉर्मल प्रोटीन की तरह ER के ल्यूमेन में मॉडिफिकेशन हो जाएगा, एनलिंक ग्लाइकोसाइलेशन हो जाएगा, और फिर कहाँ पे होगा, फिर जब सिस गाल्जी में प्रोटीन्स पहुंच जाएंगी तो वहां पे उनका मॉडिफिकेशन होगा। ठीक है, वहां पे मॉडिफाई होने के बाद ये प्रोटीन्स भेजी जाएंगे लाइसोसोम में। तो कैसे प्रोटीन्स लाइसोसोम तक पहुंचती हैं, आज हम लोग उसी के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक, तो इतनी प्रोसेस तो आपको समझ में आ ही गई होगी। अब सिस गाल्जी में क्या क्या चीजें होती हैं इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो प्रोटीन्स अपनी इनिशियल प्रोसेसिंग के बाद इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सिस गाल्जी में पहुंच गई। ठीक है, अब सबसे पहला स्टेप ये आता है कि प्रोटीन को डिफरेंशिएट किया जाए। डिफरेंशिएट इन द सेंस कि मेम्ब्रेन प्रोटीन्स में भी सेम प्रोसेसिंग हुई होगी ER में, सेक्रेटरी प्रोटीन्स में भी सेम प्रोसेसिंग हुई होगी ER में। ठीक है, तो सबसे पहले अब प्रोटीन्स को डिस्टिंग्विश किया जाए कि ये सेक्रेटरी प्रोटीन है या फिर ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है या फिर लाइसोसोमल प्रोटीन है। ठीक, और ये काम होता है, प्रोटीन्स को डिफरेंशिएट करने का काम कहाँ पे हो जाता है, ये होता है सिस गाल्जी में। ठीक, प्रोटीन्स के 3D स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उसका मॉडिफिकेशन किया जाता है। ठीक, आपको पता होगा कि प्रोटीन्स का जो फंक्शन होता है उसके 3D स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। ठीक है, और प्रोटीन्स का फर्दर मॉडिफिकेशन भी उसके 3D स्ट्रक्चर पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, तो प्रोटीन्स के 3D स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सिस्टम उसको सेंस करेगा कि ये प्रोटीन लाइसोसोमल एंजाइम्स हैं। ठीक है, और लाइसोसोमल एंजाइम्स के अकॉर्डिंग उनको फर्दर मॉडिफाई करेगा।
ठीक, अगर मॉडिफाई नहीं करेगा तो प्रोटीन हो सकता है लाइसोसोम में ना जाके बाहर सिक्रीट कर दी जाए। ठीक है, क्योंकि सिक्रेटरी प्रोटीन्स हैं, ये रिसेप्टर तो है नहीं कि ट्रांस मेम्ब्रेन में जाएंगे, ये एंजाइम्स हैं। हो सकता है अगर सिस्टम इस चीज को रिकॉग्नाइज ना कर पाए कि ये लाइसोसोमल प्रोटीन्स हैं तो इनको सेल के बाहर सिक्रीट आउट कर दिया जाए। ठीक है, तो इस चीज से बचने के लिए वहां पे क्या होता है, जब प्रोटीन सिस गाल्जी में पहुंचती हैं तो वहां पे जो एन लिंक्ड ऑलिगोसैकेराइड जुड़े होते हैं प्रोटीन्स में, उनका फर्दर मॉडिफिकेशन किया जाता है। किसका? एन लिंक्ड ऑलिगोसैकेराइड्स, एन लिंक्ड ऑलिगोसैकेराइड्स फर्दर modified in the cis Golgi में पहुंचे, इनका फर्दर मॉडिफिकेशन होगा। और इसी मॉडिफिकेशन की वजह से क्या होता है, प्रोटीन्स लाइसोसोम तक टारगेट की जाती हैं, ना कि वो सिक्रीट कर दी जाती हैं। ठीक, यहाँ पे जो मॉडिफिकेशन होगा इसी पे पूरा लाइसोसोमल प्रोटीन की टारगेटिंग डिपेंड करती है। ठीक है, तो यहाँ पे मॉडिफिकेशन क्या होता है, अब आपको मैं बताऊं। एन लिंक्ड ऑलिगोसैकेराइड जो गाल्जी तक पहुंचे होंगे उनके पास क्या होगा, सबसे पहले आप लोग याद कीजिए, मैंने आपसे बताया था कि एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन के दौरान वहां पे 14 शुगर रेसिड्यू का एक ऑलिगोसैकेराइड जुड़ता है, जिसके पास 2 एसिटिल ग्लूकोसामीन, 9 मैनोज और 3 ग्लूकोज होते हैं। ठीक है, प्रोसेसिंग के दौरान क्या होता है, तीनों ग्लूकोज और एक मैनोज वहां से रिमूव कर दिया जाता है। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या पहुंचा होगा अनलिंक्ड ऑलिगोसैकेराइड्स में, 8 मैनोज पहुंचे होंगे और क्या पहुंचा होगा, एन एसिटिल ग्लूकोसामीन पहुंचा होगा 2। ये अनलिंक्ड ऑलिगोसैकेराइड कहां पहुंचा होगा, सिस गाल्जी में। ठीक, अब यहाँ पे जो मैनोज है इसी का मॉडिफिकेशन यहाँ पे होता है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अब मैनोज के साथ क्या मॉडिफिकेशन होगा, ये चीज थोड़ा सा लिख लेते हैं यहाँ पे। 1 और मोर मैनोज आर phosphorylated at carbon number 6 in the cis Golgi। ठीक, जैसे ही प्रोटीन सिस गाल्जी में आई तो ये जो एन लिंक्ड ऑलिगोसैकेराइड जुड़ा हुआ है यहाँ पे, उनमें से एक या एक से ज्यादा मैनोज रेसिड्यू का क्या हो जाएगा, फास्फोराइलेशन हो जाएगा। और फास्फोराइलेशन किस कार्बन नंबर पे होगा, 6 कार्बन नंबर पे होगा। ठीक है, कहाँ पे होगा, सिस गाल्जी में। इसको आप लोग याद रखिएगा, ये जो मॉडिफिकेशन हो रहा है कहाँ पे हो रहा है, सिस गाल्जी में हो रहा है, कार्बन नंबर 6 पे हो रहा है। और कहाँ पे हो रहा है, मैनोज पे हो रहा है, एक या एक से ज्यादा मैनोज फास्फोराइलेट कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये फास्फोराइलेशन की जो प्रोसेस होती है वो 2 स्टेप में होती है। ठीक है, मैनोज फास्फोरिलेशन जो होता है गाल्गी बॉडी के अंदर में, वो 2 स्टेप में होता है। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं मैनोज फास्फोराइलेशन इन सिस गाल्जी। तो सिस गाल्जी के अंदर ही होता है। ठीक, और ये जो प्रोसेस है ये 2 स्टेप में होती है। ठीक है, इन 2 स्टेप्स, 2 स्टेप्स में होती है प्रोसेस। ठीक है, तो सबसे पहले एक एक स्टेप की हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, फास्फोराइलेशन इनिशिएट होगा। ठीक है, स्टेप 1 की बात करते हैं। स्टेप 1 में क्या होगा, मैनोज है, एक या एक से ज्यादा मैनोज पर यह काम हो रहा होगा। मैं एक मैनोज आपको सिंपली बना के दिखा दे रहा हूं, यहाँ पे सिर्फ रिएक्शन आपको बना के दिखाऊंगा। ये मैनोज कहाँ पे है, उस एन लिंक्ड ऑलिगोसैकेराइड में जो 8 मैनोज हैं उन्हीं में से कोई मैनोज होगा। ठीक है, ये मैनोज है, इस मैनोज से सबसे पहले जुड़ेगा आकर के फास्फोराइलेटेड एन एसिटिल ग्लूकोसामीन। ठीक है, तो जब भी कोई शुगर कहीं से जुड़ने आती है, किसी शुगर से जुड़ने आती है या किसी न्यूक्लियोटाइड से जुड़ने आती है, तो वो हमेशा न्यूक्लियोटाइड डोनर के फॉर्म में आती है। ठीक है, मतलब यहां से आकर के जुड़ेगा UDP एन एसिटिल ग्लूकोसामीन आएगा। ठीक है, UMP निकल जाएगा और यहां पे बचेगा क्या आपका, मैनोज 6 नंबर कार्बन पे फास्फो एन एसिटिल ग्लूकोसामीन जुड़ जाएगा। यहां से
क्या जुड़ गया, 6 नंबर कार्बन पे फास्फो एनेस्टिल ग्लूकोसामीन आकर के जुड़ जाता है। ठीक है, और इस रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है दैट इज फास्फोट्रांसफरेज। फास्फोट्रांसफरेज, ट्रांसफरेज। ठीक, तो पहले स्टेप में क्या हुआ, फास्फोट्रांसफरेज आया, यूडीपी एनेस्टिल ग्लूकोसामीन आया और मैनोज के कार्बन नंबर 6 से फास्फो एनेस्टिल ग्लूकोसामीन जुड़ गया। अब ये जो फास्फो एनेस्टिल ग्लूकोसामीन जुड़ा हुआ है ये किस बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है, ये आप देखिए फास्फो डाइएस्टर बॉन्ड। ठीक, फास्फेट से अगर दो चीजें कुछ लिंक हो रही हैं तो यहाँ पे ये बॉन्ड कौन सा बना हुआ है, फास्फो डाइएस्टर बॉन्ड, फास्फो डाइएस्टर बॉन्ड। ठीक, और जो लाइसोसोमल प्रोटीन का मार्कर होता है मैंने कहा कि वो मैनोज फास्फोराइलेटेड किए जाएंगे, सिर्फ फास्फोराइलेटेड मैनोज होगा, वहां पे एनेस्टिल ग्लूकोसामीन नहीं होगा। ठीक, अब इससे पहले वाली लाइन में ही मैंने बताया था कि फर्दर मॉडिफिकेशन के दौरान कुछ मैनोज फास्फोरिलेट किए जाएंगे। मैंने ये नहीं कहा कि वहां पे फास्फो एनेस्टिल ग्लूकोसामीन जुड़ेगा, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, फास्फो एनेस्टिल ग्लूकोसामीन आकर के जुड़ गया। इसका मतलब इस एन-एस्टिल ग्लूकोसामीन को क्या किया जाएगा, यहाँ से रिमूव किया जाएगा। ठीक है, तो एन-एस्टिल ग्लूकोसामीन को रिमूव करने के लिए जरूरी है कि ये फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड तोड़ दिया जाए। ठीक, और फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड को तोड़ने का काम कौन सा एंजाइम करेगा, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड को तोड़ने का काम करेगा, फास्फोडाइएस्टर है तो फास्फोडाइएस्टरेज। ठीक है, तो एंजाइम आएगा फास्फोडाइएस्टरेज, फास्फोडाइएस्टरेज, फास्फोडाइएस्टरेज एंजाइम आया। ठीक है, और फास्फोडाइएस्टरेज एंजाइम एक वाटर मॉलिक्यूल को यूटिलाइज करता है और वाटर मॉलिक्यूल को यूटिलाइज करके यहाँ से एन एसिटिल ग्लूकोसामीन को क्या कर देता है, बाहर कर देता है। ठीक, अब एन एसिटिल ग्लूकोसामीन जैसे ही बाहर निकला तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा, मैनोज कार्बन नंबर 6 पे फास्फोराइलेटेड फॉर्म में मैनोज 6 फॉस्फेट। ठीक, तो होगा क्या कि जब सिस गाल्जी में प्रोटीन्स पहुंच जाएंगी, जो लाइसोसोमल सेक्रेटरी या लाइसोसोमल एंजाइम्स हैं, जब वो पहुंच जाएंगे तब क्या होगा, तो सबसे पहले मैनोज का फास्फोराइलेशन कुछ इस तरह से किया जाएगा। तो एक या एक से ज्यादा मैनोज वहां पे फास्फोराइलेट हो जाते हैं। ठीक है, अब ये एक या एक से ज्यादा मैनोज जो फास्फोराइलेट हुए हैं, इन फास्फोराइलेटेड मैनोज के जो रिसेप्टर होते हैं, मतलब मैनोज 6 फास्फेट का जो रिसेप्टर होता है वो पाया जाता है ट्रांस गाल्जी नेटवर्क में। ठीक है, तो ये प्रोटीन्स अब पहुंच जाएंगे कहां पे, ट्रांस गाल्जी नेटवर्क। तो मैनोज 6 फास्फेट binds to its receptor primarily found in ट्रांस गाल्जी नेटवर्क। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मैनोज 6 फास्फेट के रिसेप्टर्स होते हैं वो प्राइमरली कहां पे पाए जाते हैं, ट्रांस गाल्जी नेटवर्क में पाए जाते हैं। ठीक, इसके अलावा कहां पे पाए जाते हैं मैं बताऊंगा आपको। तो पहला ट्रांस गाल्जी नेटवर्क में पाए जाते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो मैनोज 6 फास्फेट बन गया है प्रोटीन्स में, ये जाकर के अपने रिसेप्टर से बाइंड कर जाएगा, कहां पे, ट्रांस गाल्जी नेटवर्क में। जैसे ही अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा तब वहां से क्या होगा, क्लेथ्रिन, बताऊंगा इसके बारे में आपको, क्लेथ्रिन AP1 कोटेड vesicles buds from trans Golgi network। जैसे ही अपने रिसेप्टर से ये बाइंड कर जाएगा, वैसे ही ट्रांस गाल्जी रिसेप्टर से, वैसे ही ट्रांस गाल्जी नेटवर्क से क्या होगा, एक बेसाइकिल की बडिंग स्टार्ट हो जाएगी और उस बेसाइकिल में जो कोट प्रोटीन होगी वो क्लेथ्रिन और AP1 होगी। क्लेथ्रिन और AP1, AP2 ये सारी कोट प्रोटीन्स होती हैं रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस में। मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा, कहाँ पे क्लेथ्रिन पाई है, कहाँ पे AP1 पाई है, कहाँ पे कौन सी पाई, इनका फंक्शन क्या होता है, सारी चीजें कैसे ये जा करके वहां से एसोसिएट होती हैं, सब कुछ बताऊंगा आपको। लेकिन अभी आप ये जानिए कि जैसे ही ट्रांस गाल्जी नेटवर्क में प्रोटीन पहुंची तो मैनोज 6 फास्फेट क्या किया, अपने रिसेप्टर से बाइंड कर गया। जैसे ही अपने रिसेप्टर से बाइंड किया, क्लेथ्रिन AP1 कोटेड वेसाइकल्स बड हुई ट्रांस गाल्जी नेटवर्क से और जाकर के फ्यूज कर जाती हैं अर्ली एंडोसोम से।
ठीक है। अर्ली इंडोसोम से फ्यूज करने के थोड़ी देर बाद ही ये कन्वर्ट हो जाता है लेट इंडोसोम में। और लेट इंडोसोम का जो इंटरनल पीएच होता है, इंटरनल पीएच ऑफ लेट इंडोसोम is approximately 5.5 which is more acidic pH, ठीक है, 5.5 होता है, ठीक है। और ये जो मैनोज 6 फास्फेट का रिसेप्टर है, ये मैनोज 6 फास्फेट पे स्लाइटली एसिडिक पीएच पे बाइंड करता है। कितने से, किससे बाइंड करता है? दिस रिसेप्टर, मतलब ये जो आपका रिसेप्टर है, ये मैनोज 6 फास्फेट से स्लाइटली एसिडिक पीएच से बाइंड करता है, अप्रॉक्सीमेटली 6.62, बिटवीन 6.6 to 7, इसके बीच में जब पीएच रहता है तभी ये जो रिसेप्टर है आपका, ये जो मैनोज 6 फास्फेट का रिसेप्टर है, ये बाइंड कर पाता है किससे? मैनोज 6 फास्फेट से। किस पीएच पे बाइंड कर पाता है? अगर पीएच 6.6 से 7 के बीच में है तो, ठीक है। लेकिन ये जो पीएच है क्या है? ये बहुत ज्यादा एसिडिक है, ठीक है। जैसे ही इस एसिडिक इन्वायरमेंट में मैनोज 6 फास्फेट का रिसेप्टर पहुंचता है, ये क्या करता है? इट रिलीजेज in late indosome mannose 6 phosphate receptor leave the enzyme lysosomal proteins तुरंत लाइसोसोमल प्रोटीन्स को ये छोड़ देगा। क्यों छोड़ देगा? क्योंकि यहाँ का जो पीएच है वो एसिडिक है, और एसिडिक पीएच पे जो एफिनिटी होती है मैनोज 6 फास्फेट रिसेप्टर की, वो कम होती है, जिसकी वजह से क्या करेगा? ये इसको छोड़ देगा, ठीक। अब क्या होगा? लेट इंडोसोम में आपकी प्रोटीन आ गई है, ठीक है, और आपका रिसेप्टर पड़ा हुआ है, ठीक है। अब जरूरी है कि रिसेप्टर को रिसाइकिल बैक कर दिया जाए गाल्जी बॉडी में, ठीक है, और जो हमारी प्रोटीन लेट इंडोसोम में पड़ी हुई है उसको भेज दिया जाए लाइसोसोम में। तो ऐसा ही होता है, ठीक है। कैसे होता है मैं आपको एक इस फिगर के थ्रू बना करके दिखाता हूँ पूरी प्रोसेस को। तो पूरी ट्रांसपोर्ट प्रोसेस को समझते हैं, ठीक है। मैंने कहा प्रोटीन पहुंच जाती है कहाँ पे? सिस गाल्जी में, ठीक है, और सिस गाल्जी में मैनोज 6 फास्फेट बन जाता है। कैसे बनता है मैंने आपको बताया, ठीक है। और उसके बाद इस मैनोज 6 फास्फेट का जो रिसेप्टर होता है वो प्रेजेंट होता है कहाँ पे? प्राइमरली प्रेजेंट होता है ट्रांस गाल्जी नेटवर्क में। ट्रांस गाल्जी नेटवर्क का जो पीएच होता है स्लाइटली एसिडिक होता है, अराउंड 6.5 to 7 होता है। इस समय क्या होता है? जो आपका मैनोज 6 फास्फेट का रिसेप्टर है उसकी एफिनिटी मैनोज 6 फास्फेट के लिए ज़्यादा होती है, वो आसानी के साथ बाइंड कर जाता है, ठीक है। और दूसरी चीज़, ये जो मैनोज 6 फास्फेट का रिसेप्टर है ये एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, और यहाँ पे जो मैनोज 6 फास्फेट की बाइंडिंग साइट होती है वो ल्यूमिनल पोर्शन पे होती है। किस पोर्शन पे? ल्यूमिनल पोर्शन पे होती है। आप कहें कि ल्यूमिनल डोमेन जो होता है इस रिसेप्टर का, उसके पास मैनोज 6 फास्फेट की बाइंडिंग साइट होती है, ठीक। इतनी चीज आपको याद रखनी। जैसे ही मैनोज 6 फास्फेट अपने रिसेप्टर से बाइंड किया, यहाँ पे क्लेथ्रिन और AP1 कोटेड बेसाइकल्स असेंबल होने लगी, ठीक है, ये बेसाइकिल बन गई। और जैसे ही असेंबल हुई ये बेसाइकिल पिंच ऑफ हुई, और पिंच ऑफ होकर के क्या हो गई? एक सॉर्टिंग बेसाइकिल में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। ये बेसाइकिल क्या कोटेड थी? क्लेथ्रिन और AP1 कोटेड, ठीक। ये सॉर्टिंग बेसाइकल्स जाकर के फ्यूज कर जाती है किसके साथ में? इंडोसोम के साथ में, ठीक। इंडोसोम के साथ में फ्यूज करती है तो पूरी प्रोसेस चलेगी अर्ली इंडोसोम के बाद फिर लेट इंडोसोम। तो मैं यहाँ पे सीधे लेट इंडोसोम में आगे की प्रोसेस होती है, इसलिए मैं आपको लेट इंडोसोम दिखा रहा हूँ। फिर लेट इंडोसोम में क्या होगा? लेट इंडोसोम का पीएच जो होता है वो ज्यादा एसिडिक होता है, अराउंड 5.5 मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक। जैसे ही ज्यादा पीएच वाले इन्वायरमेंट में ये रिसेप्टर बाउंड प्रोटीन पहुंचती है, रिसेप्टर की एफिनिटी प्रोटीन के लिए या फिर आप कहें मैनोज 6 फास्फेट के लिए कम हो जाती है, ठीक है। तो क्या करता है? मैनोज 6 फास्फेट को छोड़ देता है, इसका मतलब प्रोटीन्स भी छूट जाएंगी, ठीक है। अब क्या हुआ? लेट इंडोसोम में अपना रिसेप्टर है और प्रोटीन रिलीज हो चुकी है, ठीक। तो अब क्या होगा कि रिसेप्टर को वापस ट्रांस गाल्जी नेटवर्क में भेज दिया जाए, ठीक। तो क्या होगा कि जो हमारा लेट इंडोसोम है, क्या लेट इंडोसोम है, यहाँ से 2 तरह की वेसाइकल्स बड होंगी। कितनी तरह की? 2 तरह की वेसाइकल्स बड होंगी। यहाँ से बड होंगी वेसाइकल्स लेट इंडोसोम से। तो 2 तरह की वेसाइकल्स बड होंगी। एक वेसाइकल के पास मैनोज 6 फास्फेट का रिसेप्टर होगा, ठीक, और दूसरी वेसाइकल के पास लाइसोसोमल
लाइसोसोमल प्रोटीन्स होंगे। ठीक, इसके पास सिर्फ लाइसोसोमल प्रोटीन है, रिसेप्टर नहीं है, इसके पास सिर्फ रिसेप्टर है, लाइसोसोमल प्रोटीन नहीं है। ठीक, ये वेसाइकिल जो होगी ये कोटेड विद रेट्रोमर से कोटेड होगी, रेट्रोमर कोटेड होगी। कौन सी वेसाइकिल? जो मैनोज 6 फास्फेट रिसेप्टर की रिसाइकलिंग करेगी। ठीक है, तो रेट्रोमर कोटेड वेसाइकिल होगी जो कि मैनोज 6 फास्फेट के रिसेप्टर को वापस कहां पे लेके आएगी? ट्रांस गाल्जी नेटवर्क में। आप देखिए पूरा ट्रांस गाल्जी नेटवर्क में ले आएगी। ये क्या हो गई? रिसाइकलिंग। ठीक, दूसरी वेसाइकिल जो बट करेगी जिसके पास लाइसोसोमल प्रोटीन है, ये क्या करेगी? फ्यूज विद लाइसोसोम। ये लाइसोसोम से जाकर के फ्यूज कर जाएगी एंड डिलीवर्ड एंजाइम्स। जो एंजाइम में लेके आई है उसको लाइसोसोम में ले जाके डिलीवर कर देंगे। ठीक, तो इस तरह से कुछ लाइसोसोमल प्रोटीन जो होती है उनकी टारगेटिंग होती है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात, जो मैनोज 6 फास्फेट का रिसेप्टर है वो कहाँ कहाँ पे आपको देखने को मिला, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। पहला आपको ट्रांस गाल्जी नेटवर्क में देखने को मिला। ठीक है, ट्रांस गाल्जी नेटवर्क से जो वेसाइकिल पिंच हुई जिसके पास में मैनोज 6 फास्फेट का रिसेप्टर और वो प्रोटीन है, जो कहाँ पे जा रही हैं? अर्ली इंडोसोम के पास जा रही हैं। उनके पास भी मैनोज 6 फास्फेट का रिसेप्टर है। लेट इंडोसोम में भी मैनोज 6 फास्फेट का रिसेप्टर थोड़े टाइम के लिए देखा जाता है। ठीक है, और उसके बाद वो वेसाइकिल जो रेट्रोमर कोटेड होती हैं, जो रिसेप्टर की रिसाइकलिंग कर रही होती हैं, उनके पास भी किसका? मैनोज 6 फास्फेट का रिसेप्टर है। ठीक है, लेकिन आपसे अगर प्राइमरली पूछा जाए तो ट्रांस गाल्जी नेटवर्क में हमेशा पाए जाते हैं। इन सारी चीजों में सिर्फ थोड़े थोड़े समय के लिए ही थोड़े समय के लिए मैनोज 6 फास्फेट के रिसेप्टर पाए जाते हैं। और कहाँ नहीं पाए जाते हैं? तो लाइसोसोम पे नहीं पाए जाते हैं। कंफ्यूजन नहीं होता है, क्योंकि लाइसोसोमल प्रोटीन में मैनोज 6 फास्फेट पाए जाते हैं तो लोग ये सोचने लगते हैं, जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो लोगों के दिमाग में ये आता है कि अरे लाइसोसोमल प्रोटीन है तो लाइसोसोम पे पाया जाएगा। लाइसोसोम पे नहीं पाया जाता, क्योंकि लेट इंडोसोम से ही इसको उठा के कहाँ भेज दिया जा रहा है? ट्रांस गाल्जी नेटवर्क में भेज दिया जा रहा है। तो ये लाइसोसोम तक तो पहुंचा ही नहीं, तो लाइसोसोम में कहाँ से पाया जाएगा? ठीक है, तो लाइसोसोम में नहीं पाया जाता है, इंडोसोम में पाया जाता है। और जो वेसाइकिल्स ट्रांस गाल्जी से इंडोसोम तक आती हैं और इंडोसोम से गाल्जी बॉडी तक जाती हैं, उन वेसाइकिल्स में भी ये मैनोज 6 फास्फेट का जो रिसेप्टर होता है वो पाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात एक और है कि कैसे सिस्टम को ये पता चलता है कि मैनोज का यहाँ पे फास्फोराइलेशन होता है, क्योंकि सेक्रेटरी प्रोटीन हो, चाहे मेम्ब्रेन प्रोटीन हो, चाहे लाइसोसोमल प्रोटीन हो या ईसीएम की प्रोटीन हो, कोई भी प्रोटीन हो, ईआर में प्रोसेसिंग के बाद वो गाल्जी बॉडी में पहुंचती ही है। ठीक है, और गाल्जी बॉडी में पहुंचने के बाद सिस्टम ये चीज कैसे पता कर पाता है कि इस प्रोटीन के मैनोज को हमें फास्फोराइलेट करना है। ठीक है, इस चीज को कहा जाता है रिकॉग्निशन डिटर्मिनेंट्स। वहां पे कौन से ऐसे रिकॉग्निशन डिटर्मिनेंट्स होते हैं जिनकी वजह से मैनोज का फास्फोराइलेशन हो पाता है? ठीक है, तो रिकॉग्निशन डिटर्मिनेंट्स की बात करते हैं। रिकॉग्निशन डिटर्मिनेंट्स जो डिटरमाइन करें, रिकॉग्नाइज करें और डिटरमाइन करें कि इस पर्टिकुलर प्रोटीन के मैनोज को ही फास्फोराइलेट करना है, उनको हम लोग कहते हैं रिकॉग्निशन डिटर्मिनेंट्स। रिकॉग्निशन डिटर्मिनेंट्स। ठीक, रिकॉग्निशन डिटर्मिनेंट्स। अब ये रिकॉग्निशन डिटर्मिनेंट्स जो होते हैं ये डिपेंड करते हैं प्रोटीन के 3D स्ट्रक्चर पे। प्रोटीन के 3D स्ट्रक्चर पे कि प्रोटीन का 3D स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, प्रोटीन के 3D स्ट्रक्चर में स्पेसिफिक रिकॉग्निशन डिटर्मिनेंट्स होते हैं। स्पेसिफिक रिकॉग्निशन डिटर्मिनेंट्स होंगे जो कि सिर्फ लाइसोसोमल प्रोटीन्स में पाए जाएंगे, और इन रिकॉग्निशन डिटर्मिनेंट्स को कहा जाता है सिग्नल पैचेज। सिग्नल पैचेज। ठीक, इन रिकॉग्निशन डिटर्मिनेंट्स को क्या कहा जाता है? सिग्नल पैचेज। और ये जो सिग्नल पैचेज होते हैं ये स्पेसिफिक होते हैं कहाँ के लिए? लाइसोसोमल प्रोटीन्स के लिए। ठीक है, तो इन रिकॉग्निशन डिटर्मिनेंट्स के अकॉर्डिंग ही लाइसोसोमल प्रोटीन्स के मैनोज को फास्फोराइलेट किया जाता है। ठीक है, तो ये तो थोड़ी सी चर्चा थी कि किस तरह से ट्रांस गाल्जी नेटवर्क से लाइसोसोम्स तक प्रोटीन जाती है। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लाइसोसोम तक की कहानी को क्लियर कर लिया है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बताई। यहाँ से बहुत ही अच्छा पोर्शन है, यहाँ से बहुत ही इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आप आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए मैंने इस चीज़ को कवर किया।
ठीक है, अब बात आती है, मैंने आपको बताया था कि जो प्रोटीन की सॉर्टिंग होती है, एक तो सेक्रेटरी पाथवे चलता है, दूसरा सिग्नल बेस्ड होता है। ठीक है, तो सेक्रेटरी पाथवे का अब आगे का जो पोर्शन होता है वो वेसिकुलर ट्रैफिकिंग में आ जाता है, क्योंकि वेसाइकिल मीडिएटेड सारा ट्रांसपोर्ट होता है, वेसाइकिल में पैक होगा और फिर वेसाइकिल एक जगह से दूसरी जगह तक जाती है। दूसरा सिग्नल बेस्ड होता है, तो सिग्नल बेस्ड होता है, सिग्नल के रिसेप्टर्स होते हैं, डायरेक्ट उस रिसेप्टर से बाइंड करके प्रोटीन की टारगेटिंग हो जाती है। ये पाया जाता है न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में और पैराक्सीसोम में। ठीक है, तो वेसिकुलर ट्रैफिकिंग पर बढ़ने से पहले मैं आपको ये सिग्नल बेस्ड जो सॉर्टिंग होती है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस और पैराक्सीसोम में, इनको बताना मैं प्रेफर करूंगा। सबसे पहले इनको बताऊंगा, वो इसलिए क्योंकि जो वेसिकुलर ट्रैफिकिंग होती है, जो वेसाइकिल में प्रोटीन्स पैक हो जाती हैं, तो वेसाइकिल ऐसे ही कहीं नहीं पूरे सेल में तैरती रहती है। पता चला पूरी सेल में तैर रही है और फिर पहुंच गई जा करके लाइसोसोम से टकरा गई और फिर ऐसे तैरती हुई कहीं भी पहुंच जाएगी। तो इस तरह से प्रोटीन की सॉर्टिंग में तो बहुत टाइम लग जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक पहुंचने में, वो पूरी सेल में ही टहलती रहेगी। इसके लिए प्रॉपर तरीके का एक ट्रैक होता है, जैसे रेलवे ट्रैक होता है कि रेल ट्रेन को कहाँ जाना है, उसी तरह से इन प्रोटीन की टारगेटिंग के लिए जब वेस्कुलर ट्रैफिकिंग की हम लोग बात करते हैं तो एक प्रॉपर ट्रैक होता है और वो ट्रैक बनाते हैं साइटोस्केलेटन। ठीक है, तो वेस्कुलर ट्रैफिकिंग को समझने से पहले हमको साइटोस्केलेटन को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसीलिए मैं प्रोटीन की टारगेटिंग माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह में खत्म करने के बाद सबसे पहले आपको साइटोस्केलेटन के बारे में बताऊंगा। साइटोस्केलेटन में क्या क्या होता है, कैसे ऑर्गेनाइज होते हैं, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, किस तरह से ट्रैक बनाते हैं। और जब ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा तब मैं आपको वेस्कुलर ट्रैफिकिंग पढ़ाऊंगा और आपको बहुत आसानी से सारी चीज़ें समझ में आएंगी। क्योंकि ऐसे ही मैं वेस्कुलर ट्रैफिकिंग अगर आपको बताऊंगा तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ वेसाइकिल निकली और तैरती हुई साइटोप्लाज्म में तैरती हुई चली जा रही है, जबकि ऐसा नहीं होता है, वो प्रॉपर ट्रैक के थ्रू जाती है। तो उस ट्रैक के बारे में हमको जानना चाहिए। मैं एकदम कॉन्सेप्चुअल चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ कि एक चीज़ दूसरी चीज़ से लिंक हो। ठीक है, मैं जब आपको इकोलॉजी भी पढ़ाऊंगा तब भी आपको लगेगा कि पूरी इकोलॉजी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से लिंक है। ठीक है, तो इसीलिए मैं एक सिक्वेंसली वे में, एक सिक्वेंशियल वे में आपको सारी चीज़ें बताता हुआ चल रहा हूँ। ठीक है, तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे फिनिश करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में जो हम लोग मिलेंगे तो हम लोग माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन की टारगेटिंग के बारे में बात करेंगे। उससे पहले थोड़ी सी चर्चा हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में भी करेंगे, क्योंकि जब हम आपको ईटीएस पढ़ाएंगे तो आपको इस स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ने ही वाली है। इसलिए हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को यहीं पे क्लियर करते हुए किस तरह से प्रोटीन की टारगेटिंग होती है और कौन कौन सी प्रोटीन्स ऐसी हैं जो साइटोसॉल में सिंथेसाइज होकर के माइटोकॉन्ड्रिया तक जाती हैं और कौन सी प्रोटीन्स माइटोकॉन्ड्रिया खुद सिंथेसाइज करती है, इसको भी यहीं पे क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।